नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपभोक्ता कार्य विभाग ने अरहर दाल के भंडार की निगरानी के लिए समिति का किया गठन। समिति राज्य सरकारों के साथ मिलकर आयातकों, मिल मालिकों, जमाकर्ताओं, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं पर रखेगी नजर। भंडार संघों द्वारा दाल का स्टॉक जारी नहीं किए जाने की खबरों के कारण लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2016 से वर्ष 2022 के दौरान 24.47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की गई सृजन। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि हर खेत तक सिंचाई को सुनिश्चित बनाना सरकार का लक्ष्य। गांधीनगर में आयोजित ECSWG की बैठक के पहले दिन G20 के प्रतिनिधियों ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर की चर्चा। प्रतिनिधियों के सामने भारत की पारंपरिक एवं आधुनिक जल प्रबंधन क्षमता भी की गई प्रदर्शित। प्रतिनिधि ने भारत के जल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पद्धतियों को दर्शाने वाले स्थलों का किया दौरा। संयुक्त राष्ट्र में जल सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जल मामलों के नीदरलैंड के विशेष दूत हैंक ऑफनिंग ने भारत के नमामि गंगे मिशन को बताया आशा की किरण और प्रेरक। कहा, गंगा नदी और उसके संसाधनों में निवेश से आने वाली पीढ़ियों को दिया जा सकता है जल। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। उपभोक्ता कार्य विभाग ने अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये समिति राज्य सरकारों के साथ मिलकर निकट समन्वय में आयातकों, मिल मालिकों, जमाकर्ताओं, व्यापारियों आदि जैसे संस्थानों द्वारा जमा किए गए अरहर दाल के भंडार की निगरानी करेगी। समुचित मात्रा में दलहन आयात की लगातार आवक होने के बावजूद बाजार के भंडार संघों द्वारा स्टॉक जारी न किए जाने की खबरों की वजह से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भंडार की ताजा स्थिति की निगरानी के लिए इस समिति गठित करने की नवीनतम घोषणा बाजार में जमाखोरों और बेईमान सट्टेबाजों से निपटने के लिए सरकार की मंशा को दर्शाती है। ये निर्णय आने वाले महीनों में अरहर दाल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के सरकार के दृढ़ संकल्प को भी प्रकट करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार घरेलू बाजार में अन्य दालों के भंडार की स्थिति पर भी बहुत बारीकी से नजर रख रही है ताकि वर्ष के आगामी महीनों के दौरान दालों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होने की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकें। यहाँ पर स्मरण रखने योग्य तथ्य ये है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत तुअर दाल की उपलब्धता के संबंध में भंडार को प्रदर्शित करने की व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2022 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया था। सरकार ने एक और पहल करते हुए गैर LDC देशों से अरहर दाल आयात के लिए लागू 10% शुल्क को हटा दिया है, क्योंकि कोई भी शुल्क इन LDC देशों से शून्य शुल्क आयात के लिए भी कार्यविधि संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है और खेतों पर पानी की पहुंच को बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण तरीकों को पेश करने के मकसद से 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी। जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए PMKSY के निरंतर कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में अनुमोदित किया गया है। इसमें PMKSY के घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 13.88 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। ये 2021-26 के दौरान प्रति वर्ष लगभग 2.77 लाख हेक्टेयर की औसत सिंचाई क्षमता का निर्माण करता है। भारत सरकार पहचान की गई सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अपनी चल रही योजनाओं के तहत तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। हालांकि ये संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर है कि वो अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता आदि के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन करे। PMKSY AIBP इस मंत्रालय के तहत एक चालू योजना है जो चिन्हित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके सिंचाई क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। 2016-22 के दौरान PMKSY AIBP के तहत 24.47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई।
और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक की शुरुआत सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ हुई। महात्मा मंदिर में आयोजित इस बैठक में G20 के 19 सदस्य देशों, 9 आमंत्रित देशों तथा 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 130 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय में विशेष सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने उद्घाटन भाषण में G20 के सदस्यों, आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इस तथ्य को रेखांकित किया कि जल संसाधनों का समग्र प्रबंधन एक राष्ट्र और जल के मामले में सुरक्षित विश्व के विकास की पूर्व शर्त है। उन्होंने जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग और ज्ञान साझा करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता G20 के सदस्य देशों द्वारा जल संसाधन के क्षेत्र में किए गए मूल्यवान कार्यों, सफल कार्यक्रमों एवं नवाचारों की सराहना करती है। उन्होंने कहा कि भारत तकनीकी अनुभवों, उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों, अत्याधुनिक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा आपसी लाभ के लिए जल क्षेत्र में किए गए उपायों से संबंधित अध्ययनों को साझा करके जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में इस सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद G20 सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों ने इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कोरिया, मैक्सिको, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, सिंगापुर, स्पेन, ओमान तथा नीदरलैंड की प्रस्तुतियों के साथ अपनी उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों को भी साझा किया। इसके साथ साथ खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और एशियाई विकास बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित अपनी उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि ने भारत में आयोजित जल सम्मेलन में कहा है कि अपने जल क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की कई महत्वाकांक्षाएं हैं और देश की सबसे लंबी नदी के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे मिशन आशा की किरण और प्रेरक है। 22 से 24 मार्च के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सम्मेलन में ताजिकिस्तान और नीदरलैंड इस सम्मेलन के सह आयोजक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल मामलों के नीदरलैंड के विशेष दूत हैंक ऑविंग ने कहा है कि गंगा नदी प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उन्होंने नमामि गंगा नदी और उसकी परिस्थितियों के संरक्षण और पूर्ण उद्धार की दिशा में एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण विषयक एक सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। ओवेंग ने कहा कि गंगा नदी हमें यह भी दिखाती है कि हमारे समाज के संदर्भ में पानी कितना संवेदनशील हो सकता है और अगर हम उस नदी और उस संसाधन में निवेश करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को जल दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा और जिस तरह से पानी से जुड़ा है आशा की एक किरण है। वहीं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस सत्र को संबोधित किया, जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने किया था। और कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में गौ हत्या को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने के अलावा पशुपालकों के हित में कई योजनाएं लागू की हैं। पशुधन को उपयोगी बनाने के लिए आत्मनिर्भर गौशाला बनाई जा रही है। कर्नाटक में पशुपालन से जुड़ी लोकहित की योजनाओं पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान से। और डेयरी किसानों की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए कई तरह की नीतियां और योजनाएं बनाई है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान। सर, आपने बीते 5 साल की अगर बात करें तो कई तरह के इनोवेटिव काम किए हैं जिससे पशुपालकों का कल्याण, विकास और उनकी आर्थिक तरक्की के रास्ते सुनिश्चित हुए हैं। आपके कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको आप देश को बताना चाहते हैं? पहले बार तो सरकार आने के बाद हमारे कर्नाटक प्रदेश में गौ हत्या निषेध कानून, हमारी गौ माता कसाई खाना नहीं जाना है, इसलिए कर्नाटक के इतिहास में गौ हत्या निषेध कानून हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने लागू किया। दूसरा, निषेध होने के बाद पशु का किस तरह देखभाल करेंगे आप, इसीलिए
कर्नाटक राज्य में सभी जिले में गौशाला, सरकारी गौशाला, गोमाला जमीन सिलेक्शन करते हुए सभी जिले की गौशाला 30 गौशाला हमने प्रारंभ किया है और 70 गौशाला हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई जी ने मंजूर कर दिया है। टोटल 100 गौशाला हमारे प्रदेश में कर्नाटक राज्य में प्रारंभ होने वाली है। हमने ये जो 8277 100 200 ये नंबर किसान हो, आम जनता हो, अगर डायल करेंगी हमारे डिपार्टमेंट का पशुसंगोपन इलाके का संपूर्ण माहिती उनको मिलेगा। चौथा काम हमने जो किया है, अभी आदमी अगर बीमार हो गया तो 108 फोन करके डायल करके एम्बुलेंस घर पे आती है। हमारी गौ माता, हमारी पशु, हमारी गाय, हमारा बैल, हमारी भैंस, उसको बुखार आया, बीमार हो गई तो 1962 आप डायल करेंगे तो हमारा एम्बुलेंस, उसका नाम है पशु संजीवनी ये एम्बुलेंस केंद्र सरकार की ओर से मिली है। उसके बाद में ऐसा करना है कि सरकार को लोग पैसा नहीं पूछना है, ऐसा करके वो एक हम कर रहे हैं। पांचवा जो है कि हमने जो पुण्य कोटि दत्त योजना, पशुओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, गौ हत्या एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए आपकी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने इसके संदर्भ में कोई कानून भी बनाया, ये कानून क्या है और इसमें क्या प्रावधान है? जैसा हमने गौ हत्या निषेध कानून ये पहले भी था, लेकिन वो कानून में दम नहीं था। वो लोग पहले कांग्रेस की सरकार में 1964 में एक्ट चालू हुआ था, उसमें उन्होंने 1000 की सजा थी, सिर्फ 1000 रुपए अगर कोई गाय कट करता है तो, और 6 महीना उसको शिक्षा थी। हमने उसको क्या किया, 1000 को हमने 50,000 किया, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, अगर एक आदमी डबल करता है 10 लाख उसको जो शिक्षा थी बढ़ा दिया। और उन्होंने 6 महीना किया, उसको हम 3 साल किया, 3 साल से अगर डबल का 7 साल, ये हमने बड़ा किया। और ट्रांसपोर्टेशन जो भी इधर के उधर से उधर गाय जाएगी वो आइडेंटिफिकेशन हमारा डॉक्टर करेगा और उसको जाएगा। और तीसरा हमने क्या किया कि हमारा जो गौ हत्या निषेध कानून होने के बाद अभी कम से कम 35 से 40 हजार गायों का हमने रक्षणा किया। तो ये थे कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान, जिनका मानना है कि प्रदेश में गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए न केवल उन्होंने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं, बल्कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए जल संरक्षण की मुहिम चलाकर यहां कई तरह के नवाचार भी किए हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीदर, कर्नाटक। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बेमौसम बारिश से धान के साथ ही सब्जी की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। सब्जी बाड़ियों में तैयार हो रही बरबटी, भट्टा, टमाटर, बेल वाली सहित अन्य सब्जियों के खराब होने से किसान भारी नुकसान का अंदेशा जता रहे हैं। बारिश थमने के बाद फसल कीटों का प्रकोप भी बढ़ गया है। इसकी राहत के लिए किसान अपने स्तर पर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। सप्ताह भर के दौरान लगातार मौसम परिवर्तन का असर जिले में हो रही फसल पर पड़ा है। सब्जी उत्पादक किसान बसंत कुमार सोनकर, तेजराम सोनकर, प्रीत राम सोनकर ने बताया कि फसल तैयार होने के समय मौसम में यदि बदलाव हो जाता है तो उसका सीधा असर सब्जी फसल पर ही पड़ता है। इससे कीट व्याधियां भी बढ़ जाती हैं। जब तक 2 बार कीटनाशक दवा का छिड़काव कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई राहत नहीं मिल रही है। केरल में न्यू कोचिन बेकरी और कन्नौर की ब्राउनी बेकरी की ओर से संयुक्त रूप से बनाए गए 732 फुट लंबे चॉकलेट केक को दुनिया के सबसे बड़े केक के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। 1 फुट की चौड़ाई के साथ 2800 किलोग्राम वजनी 732 फुट लंबी इस केक में स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक क्षणों, सांस्कृतिक विरासत और देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक नेताओं से संबंधित 900 छवियों का प्रदर्शन भी किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वें स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए इस केक को बनाया गया था। केक को 36 श्रमिकों द्वारा डिजाइन किया गया था। आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं आगरा में नरमी रही, जबकि धोराजी, जलगांव और पुणे मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 24 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2210 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2210 रुपए पर बना रहा। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 मार्च को गेहूं का भाव था 2030 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदे 70 रुपए चढ़कर 2100 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 25 मार्च को गेहूं 2150 रुपए पर बिका। राज्य की ही पुणे मंडी में 24 मार्च को शरबती गेहूं का भाव रहा 4250 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4250 रुपए पर बना रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में धारा गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 24 मार्च को गेहूं का भाव था 2365 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव 5 रुपए लुढ़क कर 2360 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121,82,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मूंग के सौदों में मिला जुला रुख रहा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 24 मार्च को मूंग का भाव था 8150 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8150 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 मार्च को मूंग का भाव रहा 7260 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7270 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही बहराइच मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 25 मार्च को मूंग 7800 रुपए पर बिकी। वहीं सहारनपुर मंडी में 24 मार्च को मूंग का भाव रहा 8000 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 8000 रुपए पर बना रहा। सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में सुस्ती रही। यहाँ 24 मार्च को मूंग का भाव था 7800 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7790 रुपए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। साथ ही इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल मूंग की उपज 35,45,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के उत्पादन की तुलना में 3,80,000 टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों की निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय सौंठ की रुपाई के लिए खेत को तैयार करें और किसी प्रमाणित जगह से रोग मुक्त बीज प्राप्त करें। यही ये मौसम काली मिर्च की रुपाई के लिए भी अनुकूल समय है। रुपाई के बाद काली मिर्च को तेज धूप से बचाने के लिए मल्चिंग करें। केरल के मध्यवर्ती इलाके में तापमान में बढ़ोतरी धान के परागण को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में किसान विशेषकर पछेती धान में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। तटीय कर्नाटक में इस समय सुपारी को रोगों से बचाएं। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान मिर्च में कीटों की निगरानी करते रहें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में इस समय तैयार काबुली चना, गेहूं, कुसुम और ज्वार की कटाई कर ले। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में मूंग और मक्के की कटाई और मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ रागी, तिल, मूंग, मक्का, मूंगफली और धान के खेतों में अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। यहाँ के कृष्णा जिले में भी मक्का, मूंग और उड़द के खेतों से पानी बाहर निकालें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अरहर और चने की उपज के ढेर अगर बारिश के कारण भीग गए हो तो उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाएं। चित्तूर और कुर्नूल जिलों में रबी मूंगफली के पत्ते और तने 70 से 80% तक पीले हो जाए तो उनकी खुदाई कर ले। दक्षिणी तेलंगाना में तैयार सब्जियों की तुड़ाई और मक्के की कटाई करें। यही खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही तेलंगाना के नालगोंडा जिले में किसान इस समय धान की कटाई को टाल दें। वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद और निर्मल जिले में मक्का और मिर्च के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुवाई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुवाई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुवाई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय का अपमान करने के लिए एक बार फिर से निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने की कोशिश में राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। राहुल गांधी द्वारा देश के ओबीसी समाज के अपमान के विरोध में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक के सांसदों ने मार्च किया। सांसदों ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी के चरित्र में ही देश और विदेश के पिछड़ों का अपमान करना है। संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के बाद वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएगी और 15 मई से 15 जून तक बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा विशेष अभियान चलाएगी।
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद आरोप तय कर दिए हैं। इसमें इमाम तन्हा, सफूरा जरगर और शर्जिल इमाम भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल की 2 दिन की यात्रा पर हैं। दूसरे दिन राष्ट्रपति ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के वैश्विक मुख्यालय वेलूरू मठ का दौरा किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुणे में आयोजित भारत अफ्रीका सेना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अफ्रीका आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो कि विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बाधाएं हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में आपसी सहयोग और क्षमताओं को मजबूत करना 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अफ्रीका के साथ सहयोग के 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।